हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 10 का लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज एक और टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। दोस्तों, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वैसे तो जीटीयू के अंदर एक या दो ही बार आया गया सवाल है, लेकिन अगर ये सवाल आपको पूछा जाता है तो 4 मार्क्स का सवाल होगा, जिसके अंदर जिस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है और इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब क्या होता है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सबसे पहले डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मोर फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजल मटेरियल। जो मोर फर्टाइल मटेरियल है, फर्टाइल मतलब जिसमें से हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है, जिसका हम कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे फर्टाइल मटेरियल जो है उन सारे फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल मटेरियल के अंदर, जिसका हम रिएक्टर के अंदर यूज कर सके। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मोर फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजाइल मटेरियल इन ए रिएक्टर। रिएक्टर के अंदर जो फिजाइल मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर कन्वर्जन कर सके, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीडिंग। ठीक है। देखो, आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे पास में जो नेचुरली अवेलेबल यूरेनियम 235 है वो ओनली 0.17% है। बाकी हम लोगों को जो मिलता है वो होता है हमारा यूरेनियम 238। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हम लोगों के पास में जो अवेलेबल फ्यूल होगा वो फ्यूल की वैल्यू काफ़ी कम है, तो हम लोगों को आर्टिफिशियली हमारे यूरेनियम 235 को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो वो कैसे किया जाता है? तो द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स लिबरेटेड ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 के फ्यूजन प्रोसेस से क्या करते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको लिबरेट करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है यूरेनियम 238 के थ्रू। और यूरेनियम 238 जब इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्लूटोनियम 239 में, जो कि एक फिजाइल मटेरियल है। ये जो प्लूटोनियम 239 है, इसका हम लोग फर्दर फिजन प्रोसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट हम लोग थोरियम 232 का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें से हम लोग बना सकते हैं यूरेनियम 233, जो कि सेकेंडरी फिजल मटेरियल के तौर पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्टर्स आर इम्पोर्टेंट सिंस दे नॉट ओनली प्रोड्यूस हीट बट ऑल्सो प्रोड्यूस मोर सेकेंडरी फिजल फ्यूल्स देन फ्यूल कंज्यूम्ड इन द रिएक्टर। ये हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट रिएक्टर है क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक सेकेंडरी फिजल फ्यूल का भी प्रोडक्शन करते हैं, जो कि रिएक्टर के अंदर हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप फिर अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये हमारा बेसिक लेआउट है। क्या होगा लेआउट के अंदर? एज यू कैन सी, मैंने पहले ही बोला कि हमारे कोर के अंदर जिस फ्यूल का हम लोग यूज़ करेंगे, इस फ्यूल के सराउंडिंग में आप देख सकते हो, ये जो मैं रोल आउट कर रहा हूँ फिंगर से, ये होता है आप लोगों का यूरेनियम 238 का ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब हम लोग ठंडी के सीज़न में जिस तरह से ठंडी से बचने के लिए जो गर्म मटेरियल वाले कपड़ों का यूज़ करते हैं उसको ब्लैंकेट बोलते हैं, ठीक है, ढकने के लिए। तो इसी तरह से आपके कोर के सराउंडिंग में हम लोग यूरेनियम 238 का एक ब्लैंकेट बना करके रखते हैं, जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं सेकेंडरी फिजल मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। फिर आप देख सकते हो आपके पास में एक प्राइमरी हीट एक्सचेंजर और एक दूसरा हीट एक्सचेंजर है। टरबाइन होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी, टरबाइन होगा मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके साथ में जनरेटर की शाफ्ट जुड़ी होगी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेगा। यू विल हैव कंडेंसर, फ्रेश वाटर एंटर करवाने के लिए आपके पास में फीड वाटर होगा। यहाँ पर देखने वाली बात दो चीज़ें ये है, एक पंप आपका है जो कि है सोडियम पोटेशियम पंप, और दूसरा है लिक्विड सोडियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम और ये लिक्विड सोडियम मतलब कि आपके कूलेंट। हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में दो कूलेंट का यूज़ करते हैं। प्राइमरी सर्किट के अंदर यूज़ होगा ओनली लिक्विड सोडियम, और सेकेंडरी सर्किट के अंदर होगा आपकी सोडियम पोटेशियम की लिक्विड फॉर्म, जो कि कूलेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टर के अंदर प्राइमरी रिएक्टर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट की हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो सोडियम आप लोगों का सबसे बेस्ट कूलेंट है, जो कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और आपके सिस्टम को कूल रखने के लिए काम आएगा। और उसी तरह से सोडियम पोटेशियम भी काम करेगा, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे प्राइमरी हीट एक्सचेंजर के अंदर। ठीक है। और जनरेटर और स्टीम टरबाइन और कंडेंसर का तो क्या काम होता है, ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कितनी बार बता चुका हूँ, आपको बेसिक फंक्शन पता ही है। ठीक है, तो अरेंजमेंट आप लोगों को दिख रही है। हम लोग क्या करेंगे, एनरिच यूरेनियम U35 या तो फिर प्लूटोनियम 239, ठीक है, विच विच इज कैप्ड विदाउट ए मॉडरेटर इन द रिएक्टर कोर। यहाँ पर हम लोगों को ब्लैंकेट का, हम लोग यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट का यूज़ करें, इसकी वजह से मॉडरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉडरेटर अगर आपके पास में नहीं होगा तो चलेगा। आपको क्या करना है, आपके कोर के अंदर एनरिच प्लूटोनियम 235 या तो फिर प्लूटोनियम 239 को रखना है। ठीक है, सराउंडेड बाय थिक ब्लैंकेट ऑफ
डेप्लेटेड यूरेनियम 238, जिसके सराउंडिंग में हम लोग यूरेनियम 238 का ब्लैंकेट लेयर का एक डेप्लेशन जनरेट करेंगे। फिर क्या करना है, एक एडिशनल न्यूट्रॉन होगा जो कि फ्यूजन प्रोसेस यूरेनियम 235 के फ्यूजन प्रोसेस से जनरेट होगा, जो कि कन्वर्ट करेगा यूरेनियम 238 या तो फिर थोरियम 232। ये कन्वर्जन करके देगा आपको प्लूटोनियम 239 या तो यूरेनियम 233 में। क्लियर। यूरेनियम 235 का एक न्यूट्रॉन हम यूरेनियम 238 या तो थोरियम 232 के साथ में स्ट्राइक करवाएंगे, जिसकी वजह से हमको मिलेगा प्लूटोनियम 239 या तो फिर यूरेनियम 233, जो कि सेकेंडरी फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि ये रिएक्टर आपका लिक्विड मेटल कूलेंट वाला है, तो यहाँ पर हम लोग, मैंने पहले बोला डायग्राम में से कि आपके पास में दो कूलेंट है, एक कूलेंट है आपका लिक्विड सोडियम और दूसरा कूलेंट है आपका सोडियम पोटेशियम, जो कि प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट के अंदर घूमेगा। प्राइमरी सर्किट मतलब कि आपकी रिएक्टर कोर वाली, जिसके अंदर घूमेगा लिक्विड सोडियम, और सेकेंडरी सर्किट मतलब कि आपकी प्राइमरी हीट एक्सचेंजर वाली, जिसके अंदर घूमेगा सोडियम पोटेशियम। और ये हम लोग यूज़ करेंगे एज अ कूलेंट। लिक्विड सोडियम जो होगा ये आपके पूरे रिएक्टर के अंदर घूमेगा, जो कि हीट कैरी करेगा और वो हीट ट्रांसफर करेगा प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में। अभी प्राइमरी हीट एक्सचेंजर के अंदर फिर से आप लोगों का एक और कूलेंट घूम रहा है, जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम क्या करेगा, ताकि लिक्विड सोडियम कूलेंट में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड सोडियम आपका सोडियम पोटेशियम जो कूलेंट है वो हीट कैरी करेगा और वो जाएगा आपके सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में। सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में क्या है, तो हम लोग फीड वाटर के थ्रू वाटर को ट्रांसफर कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर के अंदर। हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होगा कि सोडियम पोटेशियम में से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी आपके सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर वाले कॉइल के अंदर, जिसके अंदर आपका फ्रेश वाटर है। वाटर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द सुपर हीटेड स्टीम। वो स्टीम फिर हम लोग टरबाइन के अंदर ले जाएंगे, टरबाइन की ब्लेड के साथ में स्ट्राइक करेगा, योर जनरेटर विल रन, इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड दैट steam, after that we will pass to the condenser, where in condenser cooling water will be circulated continuously. Over here the heat will be transferred between the hot steam and the cool water. The hot steam will convert into the cool water, that is known as the condensate, or you can say it condensed steam. That condensed steam will pass again with the help of the feed water into the secondary heat exchanger. Clear? Next, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारे पास में यहाँ पर जो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी is too much high with compared to the Candu reactor and the BWR reactor. You can say the large quantities of heat from the core as power density is very high. Power density काफ़ी हाई होगी। कितनी हाई होगी, तो 40 टाइम्स ग्रेटर देन कांडू टाइप रिएक्टर, 13 टाइम्स ग्रेटर देन BWR एंड 200 टाइम्स ग्रेटर देन गैस कूल्ड रिएक्टर। इतने हायर अमाउंट की हीट एनर्जी आपको फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में मिलती है। दैट्स वाई वी हैव टू यूज स्पेशल कूलेंट एंड स्पेशल अरेंजमेंट, ताकि लार्ज अमाउंट की हीट एनर्जी को वो कैरी कर सके। ठीक है, तो ये था बेसिक फास्ट ब्रेडर रिएक्टर का वर्किंग एंड लेआउट। बेसिक एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। इट गिव्स हाई पावर डेंसिटी देन एनी अदर रिएक्टर, जैसा कि मैंने ऊपर ही आप लोगों को बताया। तो उसमें क्या होगा कि स्मॉल कोर अगर आप लोगों ने बना के रखा होगा, दैट इज़ सफिशिएंट। मॉडरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए इतना खर्चा बच गया। सेकेंडरी फिजेबल मटेरियल मिल रहा है ग्रीडिंग के लिए, तो ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लो। न्यूट्रॉन का जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी स्लो होता है। न्यूट्रॉन का हम लोग मैक्सिमम एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं न्यूट्रॉन की। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इट रिक्वायर्स हाईली एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल। हाँ, फ्यूल आप लोगों को काफ़ी अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। सेफ्टी मस्ट बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट मेल्ट डाउन। आप लोगों की पावर डेंसिटी जो जनरेट हो रही है वो काफ़ी हाई है, तो इसकी वजह से चांस ये है कि आप लोगों की जो फ्यूल रोड है वो मेल्ट हो जाए। तो मेल्ट ना हो जाए आपके फ्यूल रोड, ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। न्यूट्रॉन फ्लक्स इज हाई एट द सेंटर ऑफ द कोर। न्यूट्रॉन फ्लक्स काफ़ी हाई होता है यहाँ पर, तो उसके एक्सप्लोड होने के चांसेस भी ज़्यादा है, तो ये हम लोगों को खास ध्यान में रखना पड़ेगा। Thick shielding is necessary against radioactive radiations in primary and secondary circuit. शिल्डिंग जो बनानी है आप लोगों की प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के बीच में, वो काफ़ी काफ़ी थिक बनानी पड़ेगी कि जिसकी वजह से रेडिएशन एक सर्किट में से दूसरी सर्किट में ना जाए। तो ये बेसिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। न्यूक्लियर नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूक्लियर वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल। वैसे तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन इतना बता दूं कि सॉलिड वेस्ट, फिर होता है लिक्विड वेस्ट, ठीक है, जिसके भी दो टाइप है, डिल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन टू स्मॉल वॉल्यूम्स एंड स्टोरेज, एंड हाँ बस ये दो वेस्टेज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, साइट सिलेक्शन, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का साइट सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो नंबर वन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि आप लोगों को कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग कंडेंसर का यूज़ करें तो वहाँ पर भी आपकी कूलिंग वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों को वेस्ट, अगर आप लोगों को आपका जो न्यूक्लियर वेस्टेज है उसको डिल्यूट करना है, इसको मिक्सड अप करना है, तो भी आप लोगों के वाटर की मैक्सिमम अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली ऐसी जगह पर लोकेट किया जाता है जहाँ पे पास में आप लोगों को सी लेयर हो या रिजर्वायर हो, कोई बहुत बड़ा, या तो रिवर हो, जहाँ से आप लोगों को वाटर इजीली अवेलेबल हो सके। Distance from load center. The plant should be located near the load center. This will minimize the power losses in transmission line. लोड सेंटर मतलब ये कि ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि जिससे आप लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इजीली आप सिटी में या तो अपने विलेजेस में इजीली पहुंचा सको, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है उसका खर्चा, उसके अंदर जो पावर लॉसेस होते हैं वो पावर लॉसेस आपके डिक्रीज हो जाए। डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया से दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव रेज आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में से निकलते हैं, दोज आर टू मच हजार्डस फॉर द ह्यूमन लाइफ। तो सीधी सी बात है, हम लोगों को पॉपुलेटेड एरिया से दूर रखना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी टू साइट, द पावर प्लांट शुड हैव रेल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप लोगों को फ्यूल लाना ले जाना है और भी सारी बहुत सारी चीज़ों की आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों के लिए इजीली होना चाहिए, बाय रेल हो और बाय रोड हो। रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट कि रेडियो एक्टिव वेस्टेज जो है उसको डिस्पोज करने के लिए फैसिलिटी आपके पास में होनी चाहिए, जैसे कि इट शुड बी सफिशिएंट स्पेस नियर द प्लांट साइट फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। प्लांट साइट के नियर ही उसको रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया के पास में रख दिया या किसी पॉपुलेट एरिया के पास में रख दिया, इसकी वजह से भी ह्यूमन लाइफ को हजार्डस हो सकता है, या इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर भी इसकी इफेक्ट पड़ सकती है रेडियो एक्टिव रेस की वजह से। लास्ट वन इज सेफ गार्ड अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। आप लोगों को पता होगा इन 2010 जब जापान के अंदर सुनामी आई थी, सुनामी का मेन रीज़न होता है कि अर्थक्वेक का सेंटर अगर सी के अंदर है, समुद्र समुद्र के अंदर है, तब तब आप लोगों को सुनामी आने के चांसेस रहते हैं। तो जब ये अर्थक्वेक आया था उस समय जापान एक ऐसा देश है कि जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और जापान की 70 to 80% एरिया ऐसा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर एनर्जी से ही सप्लाई की जाती है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हुआ था कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रेडिएशन फैल गया था। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से लीकेजेस हो गए थे सिल्डिंग के अंदर, और सुनामी की वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये वही बता रहा है कि अर्थक्वेक अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो अर्थक्वेक के जो आप लोगों को पता होगा जो वाइब्रेशन होती है हमारी ज़मीन, उस वाइब्रेशन से आप लोगों की बिल्डिंग जो है वो इतनी इनफ विथस्टैंड कैपेसिटी वाली होनी चाहिए कि कोई नुकसान हो। जैसे कि सिस्मिक जोन होते हैं, कोई भी अर्थक्वेक वाले जो एरिया होते हैं, अर्थक्वेक के एरिया को अलग अलग जोन के अंदर डिवाइड किया जाता है, सिस्मिक जोन जिसको बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और 5। जॉन 5 जो होगा वो काफ़ी सिस्मेटिक होगा और अनसिटेबल होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, क्योंकि जॉन 5 ऐसा एरिया कहलाता है जहाँ पर अर्थक्वेक के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अबाउट 300 किलोमीटर ऑफ रेडियस एरिया अराउंड द प्रपोज साइट इज सूटेड फॉर इट्स पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रीमर्स एंड अर्थक्वेक्स टू असेस द सेवरेस्ट earthquake that could occur, for which the foundation building and इक्विपमेंट सपोर्ट्स आर डिजाइन अकॉर्डिंगली। इस तरह से आप लोगों को एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि अर्थक्वेक आने के 300 किलोमीटर की रेडियस से दूर अगर आप लोग अपनी साइट को बना रहे हो तो वो काफ़ी अच्छी है, कि जिसकी वजह से कि अर्थक्वेक है या तो फिर उसके ट्रीमर्स है, उसके आप उससे आप बिवेयर भी रह सकते हो, अवेयर रह सकते हो, या उससे आप बच भी सकते हो। आपको पता है कि भाई यहाँ पर अर्थक्वेक के आने के चांसेस इतने कम है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आ रहा है बार बार, तो जो भी आप लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की है, जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो भी आपने मटेरियल का यूज़ किया है, पाइपिंग्स लगाई है, तो काफ़ी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सेकंड थिंग कि द साइट सिलेक्टेड should also take into account the external natural events such as floods, including those by upstream dam failures and ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से भी बचना चाहिए, फ्लड से भी बचना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया, सुनामी से भी बचना चाहिए, या डैम फेल हो रहा है, मतलब कि डैम आपका टूट जा रहा है तो उसकी वजह से जो वाटर फ्लो मिलेगा उससे बचना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों ने आपकी पहले रिक्वायरमेंट देख ली, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो जहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट है उसके बाजू में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है जब आप हाइड्रो पावर प्लांट बनाने जा रहे हो तो डैम का कंस्ट्रक्शन करोगे तो सीधी सी बात है लार्ज अमाउंट में वाटर आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि हेल्पफुल भी हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। लेकिन अगर डैम फेल हो गया तो, डैम टूट गया तो वो लार्ज अमाउंट का वाटर जो आप लोगों ने स्टोर करके रखा है वो एकदम हैवी मास फ्लो रेट के साथ में फ्लो करेगा,
ठीक है, इसका फोर्स काफ़ी हैवी होगा, तो इसकी वजह से भी आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसको डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ में हमारा यूनिट 10 यहाँ पर पूरा होता है। आई होप कि आप लोगों को सारे टॉपिक्स में पता चला होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।